सांभर झील भारत का सर्वाधिक खारे पानी का झील, और यदि हम इनलैंड साल्ट वाटर लेक की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। चिल्का झील चूँकि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनलैंड कैटेगरी में सांभर झील को शामिल किया जाता है। सांभर झील को 1990 में 23 मार्च को रामसर सम्मेलन के तहत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का वेटलैंड डिक्लेयर किया जा चुका है। अब इस झील के इतिहास की बात करें तो यह झील महाभारत में भी उल्लेखित है। इस झील से थोड़ी दूरी पर देवयानी टेम्पल अवस्थित है। इस झील का उल्लेख चौहान वंश में भी मिलता है। चौहान वंश की देवी शाकंभरी के नाम पर इस झील का नाम सांभर झील पड़ा। चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका मोहम्मद गोरी के साथ तराइन फर्स्ट 1191 और तराइन सेकेंड 1192 में सामना हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे और चौहान वंश समाप्त हुआ था। और यदि हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो ब्रिटिश एरा में लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने देसी रियासतों के साथ, जो राजस्थान में स्पेशली थे, राजपूत राजाओं के साथ सहायक संधि कर लिया। सहायक संधि करने के पश्चात इस झील पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। जहां स्थानीय लोगों के रोजगार का यह साधन था जो नमक का उत्पादन करते थे, अब नमक उत्पादन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। यूरोप में नमक का भारी डिमांड था, क्योंकि बर्फबारी के दौरान सर्द के मौसम में सड़क पर बर्फ जम जाते थे और उसे हटाने में नमक बहुत कारगर साबित होता है। अतः उन्होंने प्रोडक्शन कर सारे नमक यूरोप को निर्यात करना प्रारंभ कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार तो गए ही, साथ ही उन्होंने नमक पर टैक्स भी लगा दिया और इस तरह उनका नमक का व्यापार फलता फूलता गया और राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में ये फैल गया। और 1930 में महात्मा गांधी के प्रयास से साल्ट सत्याग्रह हुआ, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, और फिर से स्थानीय लोगों को नमक उत्पादन का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस झील का एक ऐतिहासिक विवरण हमें मिलता है। अब इस झील पे ब्रिटिश शासन के दौरान ही इस झील पे डैम बना दिया गया था, ताकि हम झील के वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें और वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करके, चूँकि हम इसको जब कंट्रोल करेंगे यानी कि कम मात्रा रहेगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा और नमक प्रोडक्शन के लिए सुविधा होगी। ब्रिटिश सरकार ने इस पे डैम बना दिया और इस डैम से संलग्न इन्होंने यहाँ पे एक रोड बनाया जो यहाँ पे सांभर सिटी को कनेक्ट करता है और यहाँ से भारी मात्रा में नमक उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे फिर जल प्रॉपर कैसे बना रहता है। तो इस झील में महत्वपूर्ण नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, जिससे जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है रूपनगढ़ नदी, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है करियान नदी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। ये दोनों महत्वपूर्ण नदियाँ अपना मुहाना सांभर झील में बनाती हैं। और भी नदी हैं खंदेल नदी और मेंधा नदी, ये भी अपना मुहाना सांभर झील में बनाती हैं, जिससे जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है और इस डैम के कारण नमक उत्पादन में सुविधा होती है। अब आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद इस झील पे नमक उत्पादन के लिए स्थानीय लोगों का अधिकार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक साधन पुनः प्रारंभ हो गया। यहाँ के नमक उत्पादन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी स्थापित की गई। सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी यह नमक उत्पादन को नियमित करता है, किंतु हाल फिलहाल में निजी कंपनियों का हस्तक्षेप, प्राइवेट कंपनियों का हस्तक्षेप यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का विरोध प्रारंभ हो चुका था और किसी भी फॉरेस्ट या लेक को कंजर्व करने में स्थानीय लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चूँकि यह फॉरेस्ट और लेक स्थानीय लोगों के रोजगार के साधन होते हैं और आजीविका के साधन होते हैं, अतः ये इसका संरक्षण भी बखूबी करते हैं। यदि भारत सरकार को इसका संरक्षण करना है तो स्थानीय लोगों के साथ रोजगार बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए मिल के काम करने की ज़रूरत है। अब इस झील के बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। इस झील में सर्दी के मौसम में साइबेरिया और मध्य एशिया से फ्लेमिंगोज आते हैं। जो ये आप पक्षी देख रहे हैं, ये फ्लेमिंगोज हैं। एक चौंकाने वाली घटना घटी सन 2019 में,
जिसमें बाटुलिज्म बीमारी के कारण लगभग 20,000 पक्षी एक साथ मरे पाए गए थे। अब हम दूसरे खास बात की बात करेंगे तो यह झील अरावली पर्वत से घिरा हुआ है और इस प्रकार यहाँ पे आप नमक का परत दे सकते हैं और यही परत इकट्ठा करके रोजगार के लिए स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं। इसे फिर रॉ मटेरियल के रूप में बड़ी कंपनियों जैसे टाटा जैसे कंपनियों को बेच दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोग बड़ी कंपनियों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग अर्थात स्थानीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है।